Theory of operant conditioning. Theory of operant conditioning. This theory was given by B.F. Skinner. Theory of operant conditioning को देने वाले थे B.F. Skinner. ऑपरेंट का मतलब होता है ऑटोमेटिक. ऑपरेंट का मतलब है ऑटोमेटिक यानी अपने आप. यानी क्या मतलब हुआ? ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब हुआ ऑटोमेटिक कंडीशनिंग. एक ऐसी कंडीशनिंग हो रही है जो अपने आप हो रही है. ठीक है, अपने आप होने वाली कंडीशनिंग. इसको देने वाले थे B.F. स्किनर. तो B.F. स्किनर ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा. मतलब उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे B.F. स्किनर ने. एक चूहे के ऊपर करा और एक कबूतर के ऊपर करा. सबसे पहले हम चूहे वाला देख लेते हैं. इन्होंने क्या करा, एक चूहे को पकड़ा, उसको पिंजरे के अंदर घुसेड़ा और उस पिंजरे के अंदर एक बटन लगा हुआ था, एक लीवर लगा हुआ था. ठीक है, और वो चूहे को उसके अंदर छोड़ दिया उन्होंने. और चूहा फ्री था कुछ भी करने के लिए पिंजरे के अंदर. तो वो कभी दीवार में सर मार रहा अपना, कभी ज़मीन पे सर पटक रहा, कभी पंजे से दीवार को खरोच रहा, कोने में इधर उधर जा रहा. ठीक है, तो ऐसे करते 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 एक्सीडेंटली चूहे से लिवर प्रेस हो गया. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि चूहे को, चलो पहले आप पहले ये समझ लीजिए. तो चूहे से एक्सीडेंटली लिवर प्रेस हो गया, वो बटन प्रेस हो गया. जब प्रेस हो गया, प्रेस होते ही ऊपर से कहीं से खाना, एक पॉपकॉर्न का टुकड़ा नीचे गिर गया. पिंजरे के अंदर एक पॉपकॉर्न का टुकड़ा बटन के प्रेस होते ही गिर गया. पॉपकॉर्न का टुकड़ा गिर गया, चूहे ने खा लिया. थोड़ी देर बाद चूहा जाता है, फिर दोबारा बटन को दबाता है, दोबारा बटन को दबाता है, फिर से एक पॉपकॉर्न का टुकड़ा ऊपर से नीचे गिरता है. चूहा उसको फिर खा लेता है. चूहा समझ जाता है यार ये मैं बटन दबा रहा हूँ और ऊपर से खाने का टुकड़ा गिर रहा है. यानी वो एसोसिएट कर लेता है कि साला मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहा हूँ. ठीक है, मैं बटन दबा रहा हूँ, लीवर दबा रहा हूँ और ऊपर से खाना गिर रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है मेरे को. मतलब पहले मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ और बाद में स्टिमुलस आ रहा है. तो चूहा फिर बार बार ये करता है, बार बार जाता है घूम फिर के और फिर बटन को दबा देता है और फिर ऊपर से पॉपकॉर्न का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और वो उसको खा लेता है. ठीक है, फर्स्ट टाइम द लिवर वॉज प्रेस्ड बाय चांस. सबसे पहली बार जब उसने लिवर को दबाया था, बटन को दबाया था चूहे ने, तो वो बाय चांस दब गया था, उससे गलती से एक्सीडेंटली दब गया था. एंड फूड विच वॉज हिडन केम इन टू केज. और खाना जो छुपा हुआ था, जिसके बारे में चूहे को पता नहीं था कि यहाँ पे आसपास कहीं खाना है, वो पिंजरे के अंदर आ गया था, उसकी केज के अंदर आ गया था. देयरफॉर इन दिस द रैट रिस्पॉन्स फर्स्ट एंड गॉट द स्टिमुलस लेटर. इसलिए इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर, जो रैट ने जो रिस्पॉन्स किया वो पहले किया और जो उसको स्टिमुलस मिला वो बाद में मिला. ठीक है, ये वाली थ्योरी कंप्लीटली अपोजिट है किससे? जो हमने E.L. थॉर्नडाइक की पढ़ी थी ना. E.L. थॉर्नडाइक का जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, कौन सी वाली थ्योरी थी? थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म. थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म से एकदम अपोजिट है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. क्योंकि थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म में क्या था, सबसे पहले उसको स्टिमुलस दिया जाता है. ठीक है, मतलब उसको फिश की स्मेल आ रही थी, उसके अंदर फिश की स्मेल आ रही थी उसको, जो अंदर कैट थी. उसके बाद उसने बाहर निकलने के लिए प्रयास करा, मगर ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऐसा कुछ था ही नहीं. ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऐसा कुछ था ही नहीं. उसको पता ही नहीं था चूहे को यहाँ पे आसपास कुछ खाना भी है. उसने तो एक्सीडेंटली बस प्रेस करा, एक रिस्पॉन्स दे दिया और उसके रिस्पॉन्स के बदले उसे स्टिमुलस मिल गया, खाना. तो उसने एसोसिएट कर लिया कि मैं साला रिस्पॉन्स कर रहा हूँ तो मेरे को खाना मिल रहा है. ठीक है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड RS थ्योरी और R टाइप थ्योरी. अब देखो, जो इससे पहले हमने पढ़ी थी थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, वो क्या थी? वो S टाइप थ्योरी थी, स्टिमुलस टाइप थ्योरी थी. वहाँ पे स्टिमुलस मेन था. और जो थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये R टाइप थ्योरी है, मतलब रिस्पॉन्स टाइप थ्योरी है. यानी इसमें रिस्पॉन्स मेन है, रिस्पॉन्स हमारा क्या है, मुख्य है इसके अंदर. ठीक है, पहले RS टाइप थ्योरी मतलब पहले रिस्पॉन्स देन स्टिमुलस. और इसको एक नाम और इसका RS टाइप थ्योरी के अलावा, इसको RS एंड SR थ्योरी भी कहते हैं. मतलब पहले RS देन SR थ्योरी. ऑपरेंट कंडीशनिंग के तीन नाम हो गए. एक हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग, एक हो गया R टाइप थ्योरी या RS थ्योरी, और एक तीसरा नाम है इसका है RS एंड SR थ्योरी. मतलब सबसे पहले स्टिमुलस रिस्पॉन्स और उसके बाद सबसे पहले रिस्पॉन्स स्टिमुलस, देन उसके बाद स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. सबसे पहले RS देन SR. सबसे पहले रिस्पॉन्स स्टिमुलस देन स्टिमुलस रिस्पॉन्स. अब क्या है ये समझाता हूँ. सबसे पहले जब चूहे ने रिस्पॉन्स दिया था, वो बटन प्रेस करा था, लीवर प्रेस करा था, तो फूड उसको बाय चांस मिल गया था. जो स्टिमुलस मिला वो बाय चांस मिल गया. बाय चांस प्रेस करा और बाय चांस फूड मिल गया.
जब उसको मिल गया तो उसने सोचा भाई एक बार तो मिल ही चुका, दोबारा भी प्रेस करके देख लेता हूँ। दोबारा उसने प्रेस करा क्योंकि उसको फूड मिला था उसको एक बार, तो ये वाला इस टाइम क्या हो गया, स्टिमुलस बन गया। दूसरी बार उसका फूड के चक्कर में उसने प्रेस करा उसको, जब उसने करा दूसरी बार तो उसको रिस्पॉन्स मिल फूड के चक्कर में उसने करा रिस्पॉन्स। तो सेकंड टाइम लीवर प्रेस इंटेंशनली, जब दूसरी बार चूहे ने बटन को प्रेस, लीवर को प्रेस करा तो वो इंटेंशनली करा क्योंकि वो समझ गया था, दूसरी तीसरी बार में वो चूहा समझ गया था कि भाई ये बटन प्रेस कर रहा हूँ तो खाना मिल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो पहली बार बटन प्रेस करा एक्सीडेंटली करा, जब दूसरी बार करा तो उसने मन में कंडीशन के साथ कुछ सोच के प्रेस करा कि इसको प्रेस करूँगा तो क्या पता खाना मिल जाए। और दूसरी तीसरी बार में उसका बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, दूसरी तीसरी बार में उसने एसोसिएट कर लिया कि भाई ये बटन प्रेस कर रहा हूँ तो खाना आ रहा है। यानी बटन प्रेस पीछे करने के पीछे क्या रीज़न बन गया, अब फूड वाला स्टिमुलस। बटन प्रेस करने के पीछे एक कंडीशन आ गई कि मेरे को खाना मिलेगा, मैं ये वाला काम करूँगा तो मेरे को खाना मिलेगा। ठीक है। B.F. स्किनर ने एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये तो था उनका रैट वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इससे पता चलता है कि भाई आपने पहले रिस्पॉन्स करवा लिया, बाद में उसको स्टिमुलस दिया। ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट है, मगर इसकी बस एक सर्टेन बात, एक छोटी सी बात इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लेते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में B.F. स्किनर ने यूज़ करा पिजन का, कबूतर का यूज़ करा। इन्होंने क्या करा, एक कबूतर पकड़ा, कबूतर को पकड़ के इन्होंने कोशिश करी कि कबूतर सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ घूम जाए। कहीं पे कबूतर को बैठा रखा था और उन्होंने कोशिश करी कि कबूतर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ घूम जाए। बस ये एक्सपेरिमेंट था इनका छोटा सा। तो इन्होंने इसके लिए क्या करा, फॉर वांटेड डायरेक्शन ऑफ पिजन वी गेव हिम अ ग्रेन इन दैट डायरेक्शन। पिजन को वांटेड डायरेक्शन में घुमाने के लिए हम उसको एक ग्रेन देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि पिजन मान लो बाई चांस अपने आप घूम गया, एक बार राइट टू लेफ्ट साइड में घूम गया, रोटेट कर गया, एक बार रोटेट कर गया, तो जैसे ही लेफ्ट साइड में घूमता है वो, हम उसको एक पॉपकॉर्न दे देते हैं, एक अनाज का दाना वहाँ पे दे देते हैं उसको खाने के लिए। पिजन घूमता है जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं उसमें, तो हम उसको खाने का टुकड़ा दे देते हैं एक। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर पिजन बैठा हुआ है और वो साला घूमता ही नहीं है, हरामखोर है, पिजन बैठा है, हम उसको राइट टू लेफ्ट घुमाना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, और वो घूमता ही नहीं है, बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं क्या करना है। ठीक, तब हम क्या करेंगे, उसे एक दाना थोड़ा सा राइट से लेफ्ट में लाने के लिए कहीं बीच से में या स्टार्टिंग पॉइंट में कहीं देंगे। देखो उसको घुमाना है, पहले में उसको घुमाना था यहाँ से लेकर यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ पर घुमाना था उसे, और अभी भी ये वाला काम करना है। मगर इसमें क्या है दूसरे वाले में कि ये घूम ही नहीं रहा है, कबूतर घूम के ही नहीं रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही उसको एक छोटा सा दाना दे रहे हैं कि भाई ये लेफ्ट साइड में देखना तो शुरू करे। लेफ्ट साइड में तो देख भी नहीं रहा ससुरा भी, तो लेफ्ट साइड में घुमाने के लिए, उसको पूरा रोटेट कराने के लिए उसको छोटा सा दाना लेफ्ट साइड की तरफ देंगे कि उसको देख के हल्का सा मुड़ तो जाए। तो इस वाले दाने को जो हमने उसको स्टार्टिंग की तरफ दे दिया, इसे कहते हैं शेपिंग। इसे कहते हैं शेपिंग। शेपिंग का मतलब हो गया एक हिंट। शेपिंग का मतलब हो गया हिंट। ये वाला क्वेश्चन आता है, सो दैट मेन स्टिमुलस कैन बी सीन। हम शेपिंग करते हैं, एक हिंट देते हैं, सो दैट मेन स्टिमुलस कैन बी सीन, मतलब जो मेन स्टिमुलस है, जो मुख्य स्टिमुलस है उसका, वो देख ले वो कि यहाँ पे तो छोटा सा दाना मिला, अगर मैं पूरा घूम जाऊँगा तो एक बड़ा दाना भी मिल जाएगा मेरे को, या 2-3 दाने मिल जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा, इस शेपिंग वाले स्टिमुलस को अगर कबूतर देख लेता है तो इसको देख के वो हल्का हल्का लेफ्ट में मुड़ना शुरू करेगा, और जैसे लेफ्ट में मुड़ेगा उसको बड़ा दाना भी दिख जाएगा, तो वो पूरा घूम के बड़ा वाले दाने की तरफ भी आ जाएगा। ठीक है। इस वाले एक्सपेरिमेंट को मैं पर्सनली B.F. स्किनर के एक्सपेरिमेंट को मैं सबसे फुद्दू एक्सपेरिमेंट मानता हूँ। ठीक है। इसका कोई लॉजिक मतलब पता नहीं क्यों इसको इतना दिया गया, खैर जो भी है, मैं तो कुछ हूँ नहीं, B.F. स्किनर तो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है। मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें शेपिंग वर्ड आया है। शेपिंग वर्ड इज़ रिलेटेड टू हिंट। ठीक है। कोई मतलब देखो, अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर, मैं इसको क्यों नहीं मानता इस वाली थ्योरी को, इस वाले एक्सपेरिमेंट को इतना अच्छा, क्योंकि इनका रेट वाला एक्सपेरिमेंट परफेक्ट था। ये प्रूव करना चाहते थे कि मैं काम करने से पहले रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, कोई भी काम पहले करवा सकता हूँ और उसके लिए स्टिमुलस बाद में दे सकता हूँ। इन्होंने ये प्रूव करा। ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग के एकदम अपोजिट था ये वाला। ठीक, क्लासिकल कंडीशनिंग और आपका जो थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म है उसके एकदम अपोजिट था ये वाला काम, जो B.F. स्किनर ने रैट के साथ करा, और इसमें अपनी बात को पूरी तरह से प्रूव कर भी पाए। मगर
जो ये पिजन वाला एक्सपेरिमेंट था, इसमें इन्होंने यहाँ पे ये शेपिंग वाला काम करके ना, ये वाला उसको स्टार्टिंग में एक स्टिमुलस था देके, इसको भले ही वो कहते हैं कि ये शेपिंग है, इसको इन्होंने स्टिमुलस नहीं दिया, क्योंकि अगर स्टिमुलस बोलते तो सब कहते अरे तूने तो नकल मार ली इवान पावलोव की, इवान पावलोव या थ्रोनडाइक की नकल मार ली, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए इसको अलग नाम दे दिया, टर्म ही अलग दे दी, इन्होंने कह दिया कि ये शेपिंग है, ठीक। मतलब थोड़ा सा देखा जाए तो ये स्टिमुलस ही है, मगर इन्होंने इसको शेपिंग कर दिया कि स्टार्टिंग में जो मैं जरा सा स्टिमुलस दे रहा हूँ, जो एक हिंट दे रहा हूँ टू इसको मेन स्टिमुलस की तरफ ले जाने के लिए। बस ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मैंने इसको एक्सप्लेन कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखते हैं अब हम। बी.एफ. स्किनर की जो थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो जो बी.एफ. स्किनर है इनको फादर ऑफ रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। जो बी.एफ. स्किनर है ही इज़ नोन एज फादर ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट के फादर हैं ये, ठीक है। अब देखिए हल को भी फादर ऑफ रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, जो हल है, ठीक। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछते कि भाई फादर ऑफ रीइंफोर्समेंट कौन है इनके अंदर में से, और ऑप्शन में स्किनर का भी नाम दे दिया और हल का भी नाम दे दिया, तो आप हल का नाम मार्क करके आएंगे अगर स्किनर और हल दोनों का नाम दिया हुआ है तो, ठीक है। और अगर सिर्फ स्किनर का नाम है, हल का नाम नहीं है, तब आप स्किनर ही मार्क करके आओगे ऑब्वियसली, ठीक है। मगर अगर स्किनर और हल दोनों का नाम दिया हुआ है तो आप हल को मार्क करके आओगे। इफ बोथ नेम्स आर गिवन देन आंसर विल बी हल एज फादर ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, 4 तरह के रीइंफोर्समेंट है। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूस, पार्शियल, पॉजिटिव, नेगेटिव, 4 तरह के रीइंफोर्समेंट बताए गए हैं। कंटिन्यूस देखिए, नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट यानी रीइंफोर्समेंट ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस पे सारा रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लगातार रीइंफोर्समेंट पे ले जा रहे हैं बच्चे को, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट है भाई। फिर आता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ओकेजनल रीइंफोर्समेंट, कभी कभार दे रहे हो आप रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इट्स मोर इफेक्टिव देन कंटिन्यूस। जो अब देखिए जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है आप कभी कभी दे रहे हो, इट्स मोर इफेक्टिव देन कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस वाले से, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट से ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा असरदार है। इफेक्टिव का मतलब ज़्यादा असरदार है, ठीक। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वेरी गुड, वेल डन। किसी बच्चे को वेरी गुड बोलना, वेल डन बोलना, बच्चे को क्या, बड़े आदमी को भी बोल सकते हो आप, कोई बुराई नहीं है। किसी भी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो काम आगे भी होता रहे, किसी भी व्यवहार को बढ़ावा देना है आपको ताकि वो काम आगे भी होता रहे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, उसके लिए आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कंटिन्यूस दो या पार्शियल दो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। इसमें रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, गुड कमेंट्स हो सकते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। मान लीजिए आपका हस्बैंड भाई थकार के ऑफिस से काम करके आया शाम को थका के, और घर के लिए सामान भी लेकर आया, सब्जी भी लेकर आया, आपके लिए कोई गिफ्ट भी लेकर आया, ठीक है। इतना सब काम करने के बाद तो उस आदमी को आप थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हो, भाई उसको प्यार कर सकते हो, उसके पसंद का खाना बना सकते हो, एक्सेट्रा, ठीक। और हो गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में वेरी बैड, इग्नोर करना, वेरी बैड बोल देना या इग्नोर करना किसी को, ठीक है। किसी व्यवहार को करने से रुकवाने के लिए, किसी व्यवहार को करने से रुकवाने के लिए, ताकि वो काम आगे से ना हो, उसे हतोत्साहित करना, ठीक है। कोई काम आप नहीं चाहते कि रिपीट हो, तो उसके लिए आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पनिशमेंट डज नॉट कम इन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट डज नॉट कम इन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट को आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ना समझ लें। पनिशमेंट का मतलब उठा बैठक करवा देना, मारपीट कर देना, बच्चे से गाली गलौज कर देना, उसकी कॉपी फाड़ देना, ठीक है। इस तरह के काम, ये सब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर नहीं आते। दीज आर पनिशमेंट, और पनिशमेंट हमको एज अ टीचर नहीं देनी चाहिए। पनिशमेंट हमको एज अ टीचर कभी नहीं देनी चाहिए बच्चे को। हम बच्चे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं बस, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किस तरह का हो सकता है कि बच्चे ने कोई होमवर्क करके नहीं आया, वो कोई काम, कॉपी नहीं बने उसने किसी सब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ का काम नहीं कर रहा है वो, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये हो सकता है कि क्लास के सारे बच्चे गेम्स के लिए गए हैं किसी पीरियड में, और आपने उसको क्लास में रोक लिया और बोला कि मेरे सामने बैठ के यहाँ पे बेटा काम कर अब, ठीक है। तो वो उसका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। आप उसको फिजिकली या मेंटली पनिश नहीं कर रहे हो, मगर जो चीज़ उसको खुश कर सकती थी, जो उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो सकती थी, आपने उसको रोक लिया। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को रोक लेना ही एक तरह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता है बच्चे के लिए कई बार,
ठीक है, बच्चे को आपने गेम्स में नहीं जाने दिया तो इट्स अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर हिम हर। बच्चे को आपने रिसेस में या लंच ब्रेक में नहीं जाने दिया तो इट कैन बी अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर हिम और हर। ठीक है, लेवल ऑफ रीइंफोर्समेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। जो लेवल ऑफ रीइंफोर्समेंट है शुड बी अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों के मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी प्री स्कूल के बच्चे के लिए या एलिमेंट्री क्लास के बच्चे के लिए आप कॉपी में वेरी गुड लिख देते हो, ठीक है, स्माइली बना देते हो, स्टार बना देते हो, ये एक हार्ट बना देते हो, तो उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने अच्छा काम किया और मैडम ने मेरी कॉपी में हार्ट बना दिया और स्टार चिपका दिया। मगर यही वाला काम अगर कोई 10वीं या 12वीं क्लास का बच्चा कोई अच्छा काम करता है और आप उसकी कॉपी में स्टार बना देते हो या स्माइली बना देते हो या हार्ट बना देते हो तो वो बच्चा उसको अदर वे में ले जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी मेंटल कैपेसिटी, मतलब वो रीइंफोर्समेंट इज़ नॉट इनफ फॉर हिम हर। ठीक है, वो बच्चा स्टार देख के खुश नहीं होने वाला है और हार्ट बना दे तो वो उस बात को कहीं और ही ले जाएगा। टाइम ऑफ रीइंफोर्समेंट शुड बी इंस्टेंट। रीइंफोर्समेंट तुरंत मिलना चाहिए। रीइंफोर्समेंट का आइडियल टाइम क्या है? तुरंत। ठीक है, इंस्टेंट होना चाहिए। मैंने अच्छा काम अभी करा तो मेरे को उसका फल अभी के अभी मिल जाना चाहिए। मैंने कोई गलत काम करा तो मेरे को उसके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तुरंत मिल जाना चाहिए। तभी मैं अपने अच्छे व्यवहार को रिपीट कर पाऊंगा या फिर अपने बुरे व्यवहार को रोकने के ऊपर विचार कर पाऊंगा। रीइंफोर्समेंट इज पार्ट ऑफ स्टिमुलस। जो रीइंफोर्समेंट है वो स्टिमुलस का ही पार्ट होता है। जो रीइंफोर्समेंट है वो स्टिमुलस का ही पार्ट होता है। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर सिचुएशंस। जो ये थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना, इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर सिचुएशन। बच्चों को फ्यूचर सिचुएशन के लिए तैयार करने में बड़ी मददगार होती है। कैसे? जैसे मॉक ड्रिल्स होती हैं, जैसे मॉक टेस्ट होते हैं। ठीक है, मॉक ड्रिल्स में क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि भाई CISF मेट्रो स्टेशन में मॉक ड्रिल्स करती है। क्यों करती हैं? कि भाई टेररिस्ट अटैक हो गया है और सब लोग झुक जाओ, लेट जाओ, और फिर जो आपके फोर्स वाले आदमी होते हैं भाई वो जो नकली टेररिस्ट बने होते हैं उनको पकड़ते हैं, मारते हैं, अरेस्ट करके ले जाते हैं। ये होती है आपकी मॉक ड्रिल। मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग? पहले रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मतलब कोई टेररिस्ट अटैक सच में नहीं हुआ है, मगर अगर बाई चांस हो, जब कभी भविष्य में अगर बाई चांस टेररिस्ट अटैक सच में हो, तब उनको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, वो वाला काम वो पहले कर रहे हैं। मॉक ड्रिल आपका रिस्पॉन्स पहले हो गया। ठीक है, स्टिमुलस बाद में आएगा। अगर कभी असल में टेररिस्ट अटैक हुआ तो वो स्टिमुलस होगा और वो बाद में आएगा। ऐसे ही मॉक टेस्ट, जो आप लोग मॉक टेस्ट देते हो, चाहे CTET का मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, या फिर आप DSSB के या किसी भी XYZ एग्जाम का मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, GS के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वो क्या है? आप पहले रिस्पॉन्स कर रहे हो। वो कोई रियल एग्जाम तो है नहीं, उसके नंबर का कोई वैसे तो फ़र्क पड़ना नहीं है आपको। यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को तैयार कर रहे हो आगे आने वाली सिचुएशन के लिए। आगे आने वाली सिचुएशन क्या हो सकती है? जैसे मान लो अर्थक्वेक है, स्कूल्स में अर्थक्वेक की लिटरल की कराई जाती है बच्चों से। मान लो असलियत में अर्थक्वेक आ गया, मान लो असलियत में टेररिस्ट अटैक हो गया, तब जो आपने मॉक ड्रिल पहले करी थी उसके रिगार्डिंग, अर्थक्वेक आएगा तो कैसे रिस्पॉन्स करना है, टेररिस्ट अटैक हो गया तो कैसे रिस्पॉन्स करना है, तब आपका जब रियल अर्थक्वेक आएगा या टेररिस्ट अटैक होगा तब वो स्टिमुलस होगा। और तब आपका उस टाइम जो आप अपनी एक्टिविटीज़ करोगे, ठीक है, जो उस टाइम आप अपना ऑपरेशन करोगे टेररिस्ट के खिलाफ, या अर्थक्वेक आएगा तब आप अपना रिस्पॉन्स जो दोगे, ठीक है, वो आपका जो एक्टिविटीज़ करोगे वो आपका रिस्पॉन्स होगा। समझ गए आप? रियल चीज़ आपकी स्टिमुलस हो गई और फिर तब जो आप अपने एक्शन लोगे वो आपके रिस्पॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, मॉक ड्रिल और मॉक टेस्ट आप क्या करते हो? पास्ट में करते हो या प्रेजेंट में करते हो? और जो फ्यूचर आता है आपका, फ्यूचर भविष्य में आपके, जैसे एग्ज़ाम है आपका, अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है भाई, वैकेंसी आई हुई है, उसका एग्ज़ाम होगा 6 महीने बाद। अब 6 महीने बाद होने वाले एग्ज़ाम के लिए आप पास्ट में मॉक टेस्ट दे चुके हो, आप प्रेजेंट में मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके लिए, ठीक है, मगर एग्ज़ाम 6 महीने बाद होगा। तो जब 6 महीने बाद जब रियल टेस्ट होता है, ठीक है, तो वो आपका होता है स्टिमुलस, और तब जब आप उसे सॉल्व करते हो वो होता है आपका रिस्पॉन्स। और ये सब कब होता है? ये सब होता है भविष्य में, फ्यूचर में। प्रोग्राम्ड लर्निंग या प्री प्लान्ड लर्निंग या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस या प्री प्लान्ड लर्निंग इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम सेल्फ लर्निंग। ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होता है जिसमें सेल्फ लर्निंग की जाती है। कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन एब्सेंस ऑफ अ टीचर। जो प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं
इसको टीचर की एब्सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। गिफ्टेड चिल्ड्रन, स्लो लर्नर कैन ईजिली लर्न। प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या प्री प्लान लर्निंग में जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं या स्लो लर्नर होते हैं वो आसानी से सीख सकते हैं विद देयर ओन पेस एंड स्पीड, अपनी खुद की स्पीड पे। जो गिफ्टेड बच्चा या स्लो लर्नर है वो अपनी खुद की स्पीड में सीख सकता है। मतलब क्या होता है ना, एक कंप्यूटर लैब होती है, इसमें बच्चों को अलग अलग सिस्टम से बैठा दिया जाता है या अलग अलग हर बच्चे को एक एक टैबलेट दे दिया जाता है, उसमें उनकी एप्लीकेशन होती है लर्निंग वाली, और उसके अंदर आप समझ लो जैसे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है, या फिर यूट्यूब की वीडियोस दी हुई हैं। अब कोई वीडियो मेरे लिए वो हो सकता है कि अप्रोप्रिएट स्पीड पे चल रही है। मैंने जो वीडियो बनाई है, मान लीजिए यही वीडियो है, आपके लिए मैंने कोई वीडियो बनाई है ये वाली, और इसमें मैं जिस स्पीड से बोल रहा हूँ, जिस रफ्तार से बोल रहा हूँ, ये आपके लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो आप इसको इसी स्पीड से समझ रहे हो सकता है कोई और बच्चा इसको सुन रहा हो तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ, वो कहेगा यार कितना स्लो बोलता है, एक एक चीज़ को इतना लंबा लंबा खींच के बोलता है, पका देता है एकदम। तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर यूट्यूब के ऑप्शन में जाके इसकी प्लेबैक स्पीड बढ़ा देगा, इसको 1.5x या 2x करके वो अपने हिसाब से देख सकता है। हो सकता है भाई उसकी जो मेंटल कैपेसिटी हो वो मेरी बातों को जल्दी जल्दी सुन के भी समझ ले, ठीक है, और कोई और बच्चा है वो उसको नॉर्मल स्पीड पे ही देखे, या नॉर्मल स्पीड पे भी उसको लगे कि यार जल्दी जल्दी बोल रहा है, हो सकता है कोई स्लो करके देखे। तो जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ ये एक तरह से क्या है, प्रोग्राम लर्निंग ही चल रही है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, प्री प्लान लर्निंग है, ठीक है। मैं इसको अभी बना रहा हूँ, प्री प्लान अभी कर रहा हूँ, ठीक है, और जब मैं इसको अपलोड करूँगा आप लोग देखोगे तब वो आपकी लर्निंग उस टाइम होगी। तो एक तरह से लर्निंग का प्री प्लान चल रहा है, पहले से प्लान कर लिया लर्निंग के बारे में, ठीक। तो ऐसे स्कूलों में भी आपके स्कूल जो एडवांस स्कूल होते हैं, यूरोपियन स्कूल्स हैं अमेरिका कनाडा में, ज़्यादातर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर प्रोग्राम लर्निंग बहुत चलती है, ठीक है। ऐसे उन्होंने सिस्टम और सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं कि बच्चा अपनी लर्निंग अपनी पेस के हिसाब से, अपनी स्पीड, अपनी मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से, स्लो लर्नर हुआ या गिफ्टेड लर्नर हुआ, वो एक ही चीज़ को अपने अपने स्पीड के हिसाब से पढ़ और समझ सकते हैं। CIA कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन आर बेस्ड ऑन इट। जो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन होते हैं वो प्रोग्राम लर्निंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड क्या होता है, CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। जैसे मोबाइल ऐप्स हो गई, वो इसका एग्जांपल हो गई ना, आपने देखा होगा बहुत सारी मोबाइल ऐप्स आती है लर्निंग के लिए जो जिसमें क्विज़ वगैरह होती है, वो सब इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कोई क्विज़ करने में आप हो सकता है 1 मिनट लगा, तो कोई करने में आप 2 सेकंड लगाओ, अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से, है ना। अब जैसे मैं GS का पोर्शन 5-10 मिनट में कवर कर लेता हूँ, कोई हो सकता है उसको आधा घंटा लग जाए कवर करने में, ठीक है। मेरे को मैथ्स का पोर्शन कवर करने में 1 घंटा लग सकता है, और कोई हो सकता है उसको 15 मिनट में सॉल्व कर ले। समझ रहे हो आप, मतलब सब अपने अपने पेस के हिसाब से काम कर सकते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशंस या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस इसका एक एग्जांपल है। प्रोग्राम लर्निंग इज़ बाय स्किनर एंड इज़ बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो प्रोग्राम लर्निंग है ना, उसको बनाने वाले BF स्किनर हैं। प्रोग्राम लर्निंग को बनाने वाले BF स्किनर हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। इस प्रोग्राम लर्निंग के अंदर क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो पार्ट्स, टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इन पार्ट्स को फ्रेम्स बोला गया है यहाँ पर। सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स। मोस्ट एडवांस टीचिंग लर्निंग मेथड, और ये आज तक का, अभी तक के हमारे समाज का, सोसाइटी का मोस्ट एडवांस टीचिंग लर्निंग मेथड है प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन।